वाघा पर मौजूद दोनों कंपनियों में मेजर मुबारक शहीद के सिवा कोई अफसर, सूबेदार या नायब सूबेदार शहीद नहीं हुआ था। दोनों कंपनियों की तंजीम की अहम कड़ियां महफूज रहीं, लेकिन 21 सितंबर से खुदा ने दोनों कंपनियों से कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और शहादत की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि अहम कड़ियां टूट टूट कर गिरने लगीं। अब तो अगले मोर्चों की ये हालत थी कि शहीदों की लाशों को पीछे भेजना नामुमकिन हो गया था। जख्मियों को रात के वक्त रींग रींग कर रेजिमेंटल एड पोस्ट तक पहुंचाया जाता। 21 सितंबर अलसुब गोलाबारी की आड़ में और मदद के सहारे दुश्मन की 14 पंजाब रेजिमेंट, जिनमें सिख और डोगरे थे, उन्होंने कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की कंपनी पर भरपूर हमला कर दिया। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद कंपनी के सेकंड इन कमांड थे। वो कमाल जुर्रत और बेखौफी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद जिला जेहलम के गांव जलालपुर के रहने वाले थे। उनकी चाल में बांकपन और मर्दानगी और गुफ्तगू में ठहराव और उनसियत होती थी। उनकी फितरत में कौमी जज्बा और गैरत इस कदर ज्यादा थी कि जो शख्स उसके इस वस्फ को नहीं जानता था वो उन्हें मफरूर समझ बैठता। सिपाही की नजरी खूबियां और खामियां मैदान जंग में ही बेनकाब होती हैं। उनकी फितरत में कौमी जज्बा और गैरत इस कदर ज्यादा थी कि जो शख्स उनके इस वस्फ को नहीं जानता था वो उन्हें मगरूर समझ बैठता था। सिपाही की नजरी खूबियां और खामियां मैदान जंग में ही बेनकाब होती हैं। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद की फितरत के पर्दे वाहगा के मैदान में उठे और आज 16 पंजाब रेजिमेंट में उनका नाम फख्र से लिया जाता है। गुलाम रसूल शहीद 8 सितंबर के रोज दुश्मन पर जवाबी हमले में शामिल थे, जिसमें भारत की रानी पोस्ट पर उन्हीं की कंपनी ने कब्जा किया था। कंपनी कमांडर मेजर नजीर गिल जख्मी हो गए तो सूबेदार गुलाम रसूल ने फौरन कंपनी की कमान संभाल ली। वो बैक वक्त सिपाही भी थे और कंपनी के कायद भी। उन्होंने रानी पोस्ट बलोच रेजिमेंट की एक कंपनी के हवाले की और हुक्म के मुताबिक उनकी कंपनी वाहगा और डुगरई के दरमियान मोर्चाबंद हुई और कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने आकर कमान ले ली। शहादत तक इन मोर्चों पर इंडियन आर्मी ने जितने हमले किए, उनकी पसपाई में सूबेदार गुलाम रसूल ने जिस मुस्तैदी और जुर्रत का मुजाहरा किया और जिस तरह मोर्चों से बाहर निकलकर जवानों के हौसले बढ़ाए, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। वो कंपनी के सबसे आगे वाले मोर्चों में थे। वो शहीदों और जख्मियों को मारके के बाद खुद डुगरई गांव में रेजिमेंटल एड पोस्ट तक ले जाते थे और वापसी पर एमुनिशन के बक्स कंधों पर उठा लाते थे। उन्होंने शहादत तक 40 जख्मियों और शहीदों को पीछे पहुंचाया। उनकी वर्दी ताजा खून से लिथड़ी रहती थी। मैदान जंग में जब वो दुश्मन की गोलाबारी में चलते थे तो उनकी चाल में परेड ग्राउंड वाला बांकपन और होंठों पर तबस्सुम होता था। वो 21 सितंबर की सुबह सिखों और डोगरों का हमला रोकते हुए शहीद हो गए, लेकिन हमला पसपा करके कैप्टन सगीर हुसैन शहीद और सूबेदार रुस्तम बड़ी मुश्किल से उनकी लाश को अगले मोर्चों से पीछे लाए थे। उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इसी मार्के में बी कंपनी का नायक मोहम्मद अनवर भी शहीद हो गया। मोहम्मद अनवर कश्मीर का एक यतीम बेटा था। वो 8-9 बरस का बच्चा था जब हिंदू फौज के हाथों कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम में मोहम्मद अनवर शहीद के वालिदैन और बहन भाई शहीद हो गए। ये बेआसरा बच्चा तनहा कश्मीर की संगलाख वादियों में छुप छुप कर भागता जाने कितने दिनों बाद पाकिस्तान पहुंचा। उसके सीने में आग लगी हुई थी। वो सारी उम्र के लिए माँ बाप के प्यार से महरूम हो गया था। उससे उसका घर और हसीन वतन भी छिन गया था। वो बचपने की मासूम सी उम्र में ही गमज़दा आदमी बन गया। तसव्वुर किया जा सकता है कि नन्हे यतीम का ज़हन क्या कुछ सोचता रहता होगा। उसने कितने फाके किए होंगे, उम्र की कितनी रातें खुले आसमान तले सोया होगा, खोए हुए प्यार को कहां कहां ढूंढा होगा। उसकी उम्र 11 बरस थी जब वो पुरानी 14 पंजाब रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर में बॉयज कंपनी में भर्ती हो गया। ये इस रेजिमेंट के अफसरों की एक स्कीम थी जिसके तहत उन्होंने चंदा जमा करके कश्मीर के यतीम बच्चों को पालने का फैसला किया। मोहम्मद अनवर शहीद अपने सीने में जिस आग को दबाए हुए था वो यकलख्त भड़क उठी और वो 11 बरस की उम्र में फौज में भर्ती होकर 13 बरस की उम्र में पुख्ता कार सिपाही बन गया। उस वक्त उसका कद राइफल जितना था। रेजिमेंटल सेंटर की स्कीम के तहत मोहम्मद अनवर शहीद को तालीम दी गई और उसे पंजाब रेजिमेंट में बाकायदा सिपाही की हैसियत से शामिल कर लिया गया। नायक मोहम्मद अनवर शहीद के तबई रुझान की बुनियाद बचपन में ही तैयार हो गई थी। ये बुनियाद बहुत पुख्ता थी क्योंकि उसमें उसके माँ बाप और बहन भाइयों का खून रचा हुआ था। अनवर शहीद के जहन में सारा कश्मीर जलता रहता था। वो लाशौरी तौर पर मिसाली सिपाही बन गया। बटालियन में उसने सारे ही खेलों में महारत हासिल कर ली।
बास्केटबॉल का वो इस कदर अच्छा खिलाड़ी था कि डिवीजन या ब्रिगेड के मुकाबलों के वक्त अनवर शहीद छुट्टी पर होता तो उसे रेजिमेंटल फंड से किराया भेजकर बुला लिया जाता। जब सितंबर 1965 में उसके वतन का गासिब और उसके माँ बाप का कातिल लश्कर लेकर वाहगा के मैदान में उसके सामने आया तो अनवर शहीद इस कदर मसरूर था जैसे उसकी तमाम तर ख्वाहिशें एक ही रोज में पूरी हो गई हों। वो उस दुश्मन को खुले मैदान में दूबदू देखने के लिए नन्ही सी उम्र में फौज की बॉयज कंपनी में भर्ती हुआ था। आज वो गबरू जवान था। उसके पट्टे मजबूत और दिल में जुर्रत थी। आज वो अपने माँ बाप के खून का ही नहीं, कश्मीर के हर एक मुसलमान के खून के एक एक कतरे का हिसाब बेबाक करने के काबिल हो गया था। 8 सितंबर की सुबह भारत के हमलावर डिवीजन पर भसीन के मैदान में जो जवाबी हमला किया गया था, नायक मोहम्मद अनवर की सेक्शन उस फोर्स में सबसे आगे थी जिसने भारत की रानी, तूती और शमशीर पोस्ट पर हमला किया था। वो उस वक्त सेक्शन कमांडर था। उसके अफसर बताते हैं कि जिस शिद्दत और तेजी से वो दुश्मन की पूरी पलटन पर टूट पड़ा था, उससे अंदाजा होता था कि अनवर शहीद 18 बरसों से जिन शोलों को सीने में दबाता रहा था, वो शोले उसके बस से बाहर हो गए थे। डोगरई की अगली पोजीशनों में वो जांबाजी से लड़ा और 3 बार रात की लड़ाका गश्ती पार्टी लेकर दुश्मन की पोजीशनों में घुस गया और भारतीयों में ऐसी खलबली मचाई कि उनके अगले हमले की स्कीमें ही तहस नहस कराया। जब दुश्मन का हमला आता तो अनवर शहीद की बेखौफी देखने वाली होती। शहादत के वक्त वो अपने मोर्चों से बहुत आगे आउटपोस्ट पर था जब दुश्मन का एक और हमला आया। उस हमले को पसपा करने में अनवर शहीद ने कैसी शुजाअत का मुजाहरा किया, किसी को मालूम नहीं। उसके साथ ही जो उसके साथ थे अगले ही रोज तमाम के तमाम शहीद हो गए थे, इसलिए उसके आखिरी वक्त की बातें सुनाने वाला कोई न रहा। सेक्शन के जवान उसकी लाश पीछे उठा लाए थे और उसे सूबेदार गुलाम रसूल शहीद के पहलू में शहीदों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। यूं कश्मीर का एक यतीम बच्चा अपने माँ बाप के खून का इंतकाम लेकर पाकिस्तान की दहलीज पर अबदी नींद सो गया। उसका कर्ज अदा हो चुका था। 21 सितंबर के बाद 16 पंजाब रेजिमेंट के इन अगले मोर्चों की कैफियत ये हो गई कि दोनों कंपनियों की तकरीबन आधी नफरी शहीद या जख्मी हो चुकी थी। जो जवान बच गए थे वो मुसलसल लड़ रहे थे। जूं उनके मोर्चे खाली होकर शहीदों और जख्मियों के खून से भरते जा रहे थे, उन जवानों का जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा था। उनके अब जिस्म नहीं, रूहें लड़ रही थी। देखने से तो वो मिट्टी के भुरभुरे से बुत नजर आ रहे थे, लेकिन वतन की आबरू की खातिर और साथियों के खून का इंतकाम लेने के जुनून से वो आग के बगूले बन गए थे। दुश्मन ने फायरबंदी मनवा कर हमले शदीद और तेज तर कर दिए थे। वो फायरबंदी से पहले लाहौर तक पहुंचने के लिए सरधड़ की बाजी लगा चुका था और 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनी के इन बच्चे कुचे जवानों ने शहादत के शौक में अहद कर लिया था कि दुश्मन को इन मोर्चों से आगे नहीं आने देंगे। ये जवान अब इस दुनिया की नहीं, किसी और ही जहान की मखलूक दिखाई दे रहे थे। काश आप उन सरफरोशों को 21 और 22 सितंबर को मोर्चों में देखते। एक कंपनी कमांडर ने मेरे साथ बात करते हुए कहा। उनकी सुर्खी माइल पीली पीली आंखों में कहर उतर आया था। उनके मुरझाए हुए होंठों पर तबस्सुम था। उनके शल जिस्मों में बिजलियां भरी हुई थीं। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जिंदगी 1 या 2 दिन या चंद घंटे रह गई है। वो किस सुकून से और किस फख्र से वतन की दहलीज पर कुर्बान हुए चले जा रहे थे। वो जिस बांकपन से परेड ग्राउंड में मार्च किया करते थे, उसी बांकपन से मैदान में लड़े और जब शहीद हुए तो उनके चेहरे मोहरे पर और साकिन जिस्मों में वही बांकपन था। लारैब वो अजीम इंसान थे। 21 सितंबर से फायरबंदी तक इन जवानों ने जिस जानिसारी और बेजिगरी से दुश्मन के ताज़ादम ब्रिगेडों का मुकाबला किया, इसकी मिसाल जंगों की तारीख में कम ही मिलती है। 21 सितंबर के रोज इस कदर घुमसान का रन पड़ा कि जवान एक दूसरे के करीब होते हुए भी एक दूसरे को नजर न आते थे। इस सूरत हाल को एक सिपाही ने यूं बयान किया था। हर एक जवान ये समझ बैठा था कि उसके तमाम साथी शहीद हो गए हैं और अब पाकिस्तान की लाज उस अकेले के हाथ रह गई है। इस तरह हम अकेले अकेले आग और फौलाद के तूफान को रोकते रहे। इन दोनों कंपनियों के जो जवान जिंदा हैं उन्हें कुछ खबर नहीं कि 21 सितंबर खुसूसन 22 सितंबर की रात उनका कौन सा साथी कहां और किन हालात में शहीद हुआ। बाज़ सेक्शनें ऐसी थीं जिनका एक भी जवान जिंदा न रहा, इसलिए इन सेक्शनों के आखिरी वक्त के मार्के की रोएदाद और शुजात की कहानियां सरहद की मिट्टी में दफन हो गईं। उनके मुतालिक जो मालूमात फराहम हो सकी वो आखिर में बताई जाएंगी। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात इंडियन आर्मी की 14 पंजाब रेजिमेंट ने कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की कंपनी बी पर एक और शदीद हमला किया। दुश्मन की इस बटालियन को कुमक मिल गई थी। ये हमला गोलाबारी के साए में किया गया था। हमलावर डोगरे और सिख थे। बी कंपनी सड़क से दाएं और ए कंपनी से पीछे मोर्चाबंद थी। उसके हथियार मिट्टी से बेकार हो गए थे। जवानों को अब 2 मार के लड़ने पड़े। एक बेकार हथियारों को काम में
चिल्लाने का मार्का और एक दुश्मन के खिलाफ लड़ाई का। पीछे से ताजा दम कुमक पहुंचने का इम्कान खत्म हो चुका था, क्योंकि दुश्मन गोलाबारी से BRB से मोर्चों तक के इलाके को जद में लिए रखता था, जिससे कुमक और सप्लाई के रास्ते मसदूद हो गए थे। इसके बावजूद अगले मोर्चों के जवान दिल जमई से लड़ रहे थे। उन्होंने कभी इशारतन भी अफसरों को ये तासुर नहीं दिया था कि वो थक गए हैं और बदली की जरूरत महसूस कर रहे हैं। उनके नारों में पहले रोज वाली गूंज और गरज थी और उनकी मुस्कुराहटें रोजे अव्वल की तरह जाफजा थी। B कंपनी ने भारतीय पंजाब रेजिमेंट के हमले को रोकने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन हथियार रुकते थे और नफरी भी कम हो गई थी। दुश्मन 10-15 गज के फासले तक आन पहुंचा। अपना तोपखाना पूरी तरह धाड़ रहा था, लेकिन जो दुश्मन आगे निकल आया था वो तोपों की गोलाबारी से महफूज था। जब हमले की पहली मौज मोर्चों के करीब आ गई तो B कंपनी के जवानों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। मशीन गन्नों के गनरों ने गोलियों का छिड़काव और फैला दिया। डोगरे और सिख मक्खियों की तरह गिर रहे थे, लेकिन उनके पीछे उतनी ही नफरी और चली आ रही थी। भारतीय कमांडर इंसानों की बेदरीग कुर्बानी देकर लाहौर पर काबिज होना चाहते थे। दुश्मन की फायर पावर बहुत ही ज्यादा थी। आग बरसाते हुए इंसानों का तूफान बढ़ता चला रहा था, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी मोर्चों में 70-80 जवान थे। जब ये तूफान ग्रेनेडों से भी रुकता नजर न आया तो मरी के गांव ढांडा का रहने वाला हवालदार मोहम्मद अशरफ, कोहाट तहसील हंगो के रहने वाला बगातों का रहने वाला हवालदार नूरुर रहमान, रावलपिंडी के गांव परियाल का रहने वाला लांस नायक नजीब अली, कोहाट तहसील हंगू के गांव का रहने वाला हवालदार नूरुर रहमान, रावलपिंडी के गांव परियाल का रहने वाला लांस नायक नजीब अली, कोहाट तहसील हंगू के गांव रतिया का रहने वाला सिपाही हसन रजा, मियावाली का रहने वाला सिपाही अब्दुल सत्तार न्याजी, तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी के गांव सरखुरू का रहने वाला लांस नायक हवालदार गुलाम मेहदी और जिला कैम्बलपुर का रहने वाला लांस नायक अब्दुल्लाह मोर्चों से बाहर आ गए और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकने लगे। दुश्मन की स्टेन गन्नें और राइफलें बेपनाह फायर कर रही थीं। इन पाकिस्तानी जांबाजों ने जाने कितने भारतीयों को ढेर कर दिया, लेकिन वो खुले फायर के सामने खड़े जुनूनी कैफियत में ग्रेनेड फेंक रहे थे और नारे लगा रहे थे। आखिर एक एक करके शहीद हो गए। हवालदार नूरुर रहमान के कंधे में गोली लगी, लेकिन वो ग्रेनेड फेंकता रहा। उसे खून बह जाने का कोई ख्याल न था, ना दर्द का एहसास था। उसे सिर्फ एक एहसास दीवाना बनाए हुए था कि वो लाहौर की दहलीज पर लड़ रहा है और दुश्मन सरपरान पहुंचा है। वो फायरबंदी से चंद घंटे पहले जख्मी कंधे से लड़ता हुआ शहीद हो गया। 21 सितंबर से फायरबंदी तक जो जांबाज शहीद हुए उनका तफसीली तस्करा आखिरी बाब में होगा, ताकि इस आखिरी मार्के का तसलसल न टूटे। दुश्मन का तमाम तर जोर B कंपनी पर था। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने A कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान को पैगाम भेजा कि दुश्मन मोर्चों में आ गया है, मेरे सर पर फायर करो, हमारी परवाह न करो। याद रहे कि A कंपनी के मोर्चे सड़क के बाएं तरफ और B कंपनी से आगे थे। ये पैगाम मिलते ही मेजर अफजल खान ने अपनी कंपनी के मशीन गन्नों के गनरों को कैप्टन सगीर हुसैन शहीद का पैगाम सुनाकर उन्हें इंतहाई तेज और फैलाकर फायर करने की हिदायत दी। नायक नजीब गुल, नायक नून बादशाह और लांस नायक हैदर अली ने मशीन गन्नों के मुंह पीछे कर लिए। इन मशीन गनों में एक गन भारतीयों से छीनी हुई थी। ये तीनों मशीन गन के फायर के माहिर थे। इन्होंने रेंज का अंदाजा करके अंधेरे में B कंपनी के मोर्चों से जरा ही ऊपर बौछारें फायर करनी शुरू कर दी। ये फायर बेहद खतरनाक था। सूत बराबर गलती अपने ही जवानों को खत्म कर सकती थी, लेकिन इन पाकिस्तानी गनरों ने ऐसे वक्त में जबकि उनके अपने सर पर मौत दंदना रही थी, कमाल हाजिर दिमागी से फायर किया और बाल बराबर लग़ज़िश न की। जरा देर बाद कैप्टन सगीर हुसैन का पैगाम आया कि फायर कामयाब है और B कंपनी के मोर्चों के सामने दुश्मन की लाशों के अंबार लग गए हैं। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने यह पैगाम भी दिया कि हमला रुक गया है, दुश्मन का जोर टूट गया है। लेकिन दुश्मन पसपा नहीं हुआ और उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि अब दुश्मन मुश्किल से पीछे हटेगा, राब्ता टूट जाने का खतरा है। इसलिए नारे लगाते रहो ताकि पता चलता रहे कि मोर्चों में जान बाकी है। जवानों ने मुसलसल नारे लगाने शुरू कर दिए। ये मार्का कोई 1.5 घंटे जारी रहा और दोनों तरफों को अधमुआ कर गया। जिस्मानी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तानी मोर्चों में कभी की जान खत्म हो चुकी थी। ये गैरतमंद पाकिस्तानी थे जो रूहानी कुव्वत से लड़ रहे थे। ये हुब्बुल वतनी और फर्ज शनासी का एक बेमिसाल मुजाहिरा और करिश्मा था, जिसने तारीख़ इस्लाम में नई जान डाल दी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।